आज हम बात करेंगे एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स की। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने अटैचमेंट के बारे में पढ़ा, तो हमको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा अब तक कि द कोर्ट हैज़ द पावर टू अटैच सेवरल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर ऑर्डर 21। ठीक है, तो एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट क्या है ऑर्डर 21 के रूल 58 में। देखिए, इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझिए। एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन देता हूँ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। मान लीजिए एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में तीन को पार्टनर्स का शेयर है, मतलब तीन हिस्सेदार है। उनमें से एक जजमेंट डेप्टर है। वन ऑफ देम इज द जजमेंट डेप्टर। नाउ कोर्ट अटैचेस द एंटायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है। अब इसमें जो बाकी के दो को पार्टनर हैं, वो तो जजमेंट डेप्टर नहीं है, पर उनका भी इंटरेस्ट अटैच हो गया। तो ये वो लोग हैं जो कोर्ट के सामने अपना ऑब्जेक्शन रखेंगे और क्लेम रखेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट, या हमारा जो शेयर है दैट इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट। आप जजमेंट डेप्टर की जो प्रॉपर्टी है और जितना जजमेंट डेप्टर का शेयर है उसको तो अटैच करिए, पर हमारे शेयर को जो आपने अटैच किया है उसको प्लीज रिलीज कर दीजिए, बिकॉज वी आर नॉट लाइबल। ठीक है, तो ये एक इलस्ट्रेशन है समझाने के लिए कि एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स कब होता है और क्यों होता है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज अराइज कर सकते हैं, ऐसा एक ही सिनेरियो नहीं है। को पार्टनर वाला तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये समझने में आसानी होती है, पर इसके अलावा भी सेवरल सिनेरियोज कैन अराइज। ठीक है, अब जरा हम लोग प्रोविजन पढ़ते हैं, देखते हैं प्रोविजन क्या कहता है। प्रोविजन सेज वेयर एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू or any objection is made to attachment of any property attached in execution of a decree on the ground that such property is not liable to attachment, the court shall proceed to adjudicate upon the claim or objection in accordance with the provision herein contained, provided that no such claim or objection shall be entertained a where before the claim is preferred or objection made the property attached has already been sold। ठीक है, ये क्लेम और ऑब्जेक्शन तब प्रेफर नहीं हो सकता या एंटरटेन नहीं हो सकता जब क्लेम या ऑब्जेक्शन देने से पहले ही प्रॉपर्टी अटैच करके बेची जा चुकी है, और where the court considers that claim or objection was designedly or unnecessarily delayed। ठीक है, कि वो unnecessarily delayed था, तो दूसरा ग्राउंड आपको मिलता है डिले का, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। सब रूल 2 क्या कहता है रूल 58 का? All questions, including the questions relating to right, title, or interest in the property attached, arising between the parties to a proceeding or their representatives under this rule, and relevant to adjudication of the claim or objection, shall be determined by the court dealing with claim or objection and not by a separate suit। तो आप separate suit दायर नहीं कर सकते इस पॉइंट के लिए। ठीक है, यू विल नॉट लॉज अ सेपरेट सूट फॉर दिस पर्पस where the question that has arisen between the parties to the proceeding or their representatives relates to question regarding right, title और interest in the property attached। तो बेसिकली जिस कोर्ट ने अटैच किया है वही प्राइमरली जितने भी क्वेश्चन जो उनके बीच में अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग राइट, टाइटल और इंटरेस्ट एक्सेट्रा, वो सारे वो डील करेगा। ठीक है, इसके लिए आप सेपरेट सूट नहीं दायर करेंगे। फिर upon determination of the question referred to in subrule 2, the court shall in accordance with such determination कि जैसा भी उसने determine किया हो, allow the claim or objection and release the property from attachment either wholly or to such extent as it thinks fit। तो मतलब अगर ऑब्जेक्शन सक्सीड कर गया तो कोर्ट में रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट और रिलीज certain portion of it which the court believes that does not belong to the interest of judgment debtor, और द कोर्ट कैन देन डिसअलाउ द क्लेम और ऑब्जेक्शन, पूरी तरीके से डिसमिस कर दे क्लेम या ऑब्जेक्शन जो भी पुट किया गया है, या इट कैन कंटिन्यू द अटैचमेंट सब्जेक्ट टू एनी मॉर्गेज, चार्ज और अदर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द पर्सन, और pass such order in circumstances of the case as it thinks fit। Subrule 4 says where any claim or objection has been adjudicated under this rule, order made thereon shall have the same force and be subject to the same condition as to appeal as it were a decree। ये भी deemed decree है। So what is it? It is a deemed decree। Mark it।
Order 21 Rule 58 is also a deemed decree and it would be subject to appeal. अब सब रूल 5 पे आ जाते हैं. ये कहता है where a claim or objection is preferred and the court under the proviso to sub rule 1 refuses to entertain it, मना कर देता है कि नहीं entertain करेंगे, the party against whom such order is made may institute a suit to establish the right which he claims to the property in dispute, but subject to result of such suit, if any order so refusing to entertain a claim or objection shall be conclusive. सब रूल 5 आपको बता रहा है जब आपने क्लेम और ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने प्रेफर किया हो और जो कोर्ट है वो मना कर देता है उसको एंटरटेन करने से, कहता है आई विल नॉट एंटरटेन इट, ठीक है, बिकॉज द मैटर फॉल्स अंडर द प्रोवाइजो, कहता है आई विल नॉट एंटरटेन द ऑब्जेक्शन दैट यू आर पुटिंग बिफोर मी बिकॉज you have unnecessarily delayed your objection or that the property has already been sold. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टी है जिसके खिलाफ वो ऑर्डर आया है ही मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स इन द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट. ठीक है, तो वो एक सेपरेट सूट लॉन्च कर सकता है. ठीक है, हाउएवर जब तक उस सूट का कंक्लूजन नहीं आ जाता तब तक ये जो ऑर्डर है रिफ्यूजिंग टू एंटरटेन द क्लेम और ऑब्जेक्शन ये कंक्लूसिव माना जाएगा. अब इसमें मेन समझने वाली बात क्या है, ये जो क्वेश्चन जो डिटरमाइन हो रहा है ना, आप सब रूल 3 देखिएगा रूल 58 का, यहाँ पे कह रहे हैं ना अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस रेफर टू इन सब रूल 2, है ना, जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं जो राइट टाइटल और इंटरेस्ट से रिलेट करते हैं एक्सेट्रा, ये फाइनली डिटरमाइन होते हैं. लिख लीजिएगा वहाँ पे, क्वेश्चंस आर टू बी डिटरमाइंड फाइनली नॉट समैरली. समरी डिटर्मिनेशन नहीं होता है क्योंकि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ज़्यादातर जो प्रोसीडिंग होती हैं वो समरी इन नेचर होती हैं, लेकिन जो ऑर्डर 21 के रूल 58 में जो प्रोविज़न है वो समरी इन नेचर नहीं होगा, वो फाइनली डिसाइड करेगा राइट टाइटल और इंटरेस्ट के मैटर्स. ठीक है, फाइनल डिसीजन मतलब वो डिटेल्ड डिसीजन होगा, समरी मैनर में हियरिंग नहीं होगी इसकी. ठीक है, तो यही कंसेप्ट है जिसको लेके आपको अवेयर रहना है हमेशा. अब जब आप ऑर्डर 21 का रूल 58 जरा सेक्शन 47 से कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सिमिलर लगेगा, पर ये सिमिलर नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है. देखिए, जो पहला डिफरेंस है, जो मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस है, वो ये है कि रूल 58 जो है वो थर्ड पार्टीज़ के कंटेक्स्ट में है. ठीक है, और ऑर्डर 47 जो है इट अप्लाइज टू द पार्टीज टू द सूट्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ये पहला डिफरेंस है. अब सेक्शन 47 सूट तो बार करता ही है पर अपील भी बार करता है क्योंकि अपील का कोई प्रोविजन नहीं है सेक्शन 47 के कंटेक्स्ट में. हाउएवर अंडर रूल 58 देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपील. ठीक है, वो वैसा ही माना जाएगा एज इफ इट वर अ डिक्री और अपील्स के जितने भी रूल्स होते हैं उस पर अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो रूल 58 सूट बार करता है, अपील को नहीं, वाइल सेक्शन 47 बार्स बोथ सूट एंड अपील. ठीक है, लास्टली सेक्शन 47 में जो बार टू द सूट है वो एब्सोल्यूट है. ठीक है, वो एब्सोल्यूट है. अगर कोई भी मैटर सेक्शन 47 के 4 कॉर्नर्स में फॉल करता है तो वो बार एब्सोल्यूट है. हाउएवर रूल 58 में जो बार है वो कंडीशनल है. कंडीशनल कैसे है? कंडीशनल ऐसे है कि सब रूल 5 देखिए ऑफ रूल 58 ऑफ ऑर्डर 21 जो सीधे कह देता है कि अगर कोर्ट ने जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है उसको हियर किया ही नहीं, रिफ्यूजेस टू लिसन, क्योंकि द मैटर फेल इनटू द प्रोवाइजो टू सब रूल 1 ऑफ रूल 58, देन इन दैट सिचुएशन यू कैन इंस्टीट्यूट अ सूट. उस सिचुएशन में आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन आपके सेक्शन 47 में नहीं है. ठीक है, सो दीज वर सम माइनर डिफरेंस. अब देखिए, सेल के प्रोविजंस आपको पढ़ाने ज़रूरी तो नहीं है, टू बी फ्रैंक ज़रूरी नहीं है आपके लिए क्योंकि बेयर एक्ट लेवल के हैं, इसमें कोई कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं इन्वॉल्व. सो दे आर फेयरली सिंपलिस्टिक, यू कैन रीड देम योरसेल्व्स, लेकिन थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लेता हूँ इन ब्रीफ. ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं इसको. अब देखिए, रूल 64 से लेके रूल 65 तक, अब सॉरी रूल 64 से लेके रूल 73 तक आप जितने भी रूल्स देख रहे हैं
ये जनरल रूल्स हैं विच डील विद सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखेंगे जब आप इसके आगे तो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई होगी और उसके बाद बात की गई होगी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो जो 64 से लेके 73 हैं वो दोनों पे ही अप्लाई करेंगे क्योंकि वो जनरल रूल्स हैं, ठीक है। तो इस नॉलेज के साथ जरा ब्रीफ में देख लेते हैं कि रूल 64 क्या कहता है। वो कहता है कि एनी कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री, मतलब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ऑर्डर द प्रॉपर्टी अटैच बाय इट and liable to sale or such portion thereof may necessary to satisfy the decree shall be sold and proceeds of such sale or sufficient portion thereof shall be paid to the party entitled and decree to receive the same। मतलब प्रॉपर्टी बेच के उसके जो भी प्रोसीड्स हों वो डिग्री होल्डर को दे दे, या जो भी पार्टी इज इंटाइटल टू दैट अमाउंट, और फिर जो लेफ्ट ओवर बैलेंस है वो किसको देगा, जजमेंट डेप्टर को देगा। अब सेल कैसे कंडक्ट होगी, सेल कंडक्ट होगी बाय अ पब्लिक ऑक्शन, बाय अ पब्लिक ऑक्शन, ठीक है। और कोर्ट एक अपना ऑफिसर अपॉइंट करवा देता है जिसके थ्रू वो सेल कंडक्ट करवाता है। ये रूल 65 आपको बताएगा। रूल 66 टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। अब रूल 66 में आप एक चीज़ पे गौर करिए, सीधे मैं इसके मेन पॉइंट पे आता हूँ कि जरा इसका सब रूल 2 देखिए। वो कहता है सच प्रोक्लेमेशन शैल बी ड्रॉन अप आफ्टर नोटिस टू द डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेप्टर। जो नोटिस वाला जो पार्ट है उस पर फोकस करिए। आपको उसको लेके एक बात बताता हूँ। जो नोटिस है ना यहाँ पे, ये मैंडेटरी है। सो राइट डाउन इन योर बेयर एक्ट दैट नोटिस इज मैंडेटरी एंड एब्सेंस ऑफ नोटिस will cause irremediable injury and sale conducted without notice to judgment debtor would be a nullity, ठीक है। बिना नोटिस के अगर सेल कंडक्ट हुई है तो ऐसी सिचुएशन में इट वुड बी अ नलिटी, लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन। देखिए ऑब्जेक्ट टू फोल्ड होता है। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इंटेंडिंग परचेजर्स बाय गिविंग देम ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। And secondly, it protects the interest of the judgment debtor by facilitating the fetching of proper market price for his property and by preventing it from being sold at knockdown prices, ठीक है। knockdown prices अगर आप नहीं जानते तो आप जानते ही होंगे एक चीज़ कि पब्लिक ऑक्शन पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम दाम पे बिकती हैं, है ना। सो यू विल मोस्टली सी कि जो फेयर अमाउंट जो किसी को मिलना चाहिए ऑन अ सेल ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू नहीं मिलता है ऑर्डिनरली, ठीक है। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि आज से 8 या 9 साल पहले अ प्रॉपर्टी इन लोटियन जोन ऑफ दिल्ली वाज सोल्ड फॉर 100 करोड़, जबकि लोटियन जोन में जो प्रॉपर्टी की कीमत है इट इज़ अपवर्ड्स ऑफ 500 करोड़, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपको इतने चीप प्राइसेस पे मिल जाता है। और क्यों वहाँ पे 100 करोड़ में मिल गई, वाई नॉट एट 500 करोड़ और 750 करोड़, वो इसलिए क्योंकि ये पब्लिक ऑक्शन के थ्रू सेल हुआ था, ठीक है। तो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू हमेशा ना दाम ये देखा गया है कि बहुत कम रिकवर होते हैं। सो यूजुअली ये एक जजमेंट डेप्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है कि हो सके तो वो एक फेयर मार्केट प्राइस गैदर कर ले और वो कोर्ट में डिपॉजिट कर दे, या कम से कम इतना सम तो डिपॉजिट ही कर दे कोर्ट में विच इज़ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिग्री होल्डर, जिससे सेल की नौबत ना आए, ठीक है। कोर्ट क्यों सेल करवा रहा है प्रॉपर्टी, इसलिए सेल करवा रहा है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ग्रांट द अमाउंट टू द डिग्री होल्डर, है ना। डिग्री ने जो भी अमाउंट डिटरमाइन किया है वो अमाउंट उसे डिग्री होल्डर को प्रोवाइड करवाना है बाय वन वे और दी अनदर। जुडिशियल रेमेडी तो दिलवानी है ना उसे। तो जजमेंट डेप्टर क्या कर सकता है कि उसको जब नोटिस हो जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी सेल होने वाली है थ्रू पब्लिक ऑक्शन, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि किसी भी तरीके से पैसा ला के कोर्ट में डिपॉजिट कर देता हूँ और भाई डिक्री सेटिस्फाई करता हूँ, ठीक है, जिससे ये बल्ला टले। बस ये बात याद रखिएगा, लैक ऑफ नोटिस विल रिजल्ट इन सेल बीइंग अ नलिटी। अगर जजमेंट डेप्टर को नोटिस नहीं पहुंची, नोटिस नहीं मिली, तो सेल नलिटी हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ नॉट मियर इरेगुलरिटी, इट वुड बी अ नलिटी। बाकी आप रूल 66 में खुद ही वो ज़्यादा पढ़ सकते हैं। फिर मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन की बात की गई है। इसमें प्राइमरली ये बोला गया है कि जो प्रोक्लेमेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी मैनर में होगा जैसे कि अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। आप रूल 54 का सब रूल 2 देखिए, वहाँ पे कैसे होता है अटैचमेंट। उसमें पहले ऑर्डर एफिक्स होता है टू सम एडजेकेंट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और सम कंस्पिशियस प्लेस, एंड उसके बाद बाय बीट ऑफ ड्रम या बाय अदर कस्टमरी मोड ये अनाउंसमेंट होता है कि ओके दिस प्रॉपर्टी इज़ अबाउट टू बी सोल्ड और ये है डेट ऑफ सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
साथ में वो नोटिस ऑफ सेल कोर्ट हाउस पे भी होता है, और अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जो लैंड पेइंग रेवेन्यू की सब्जेक्ट है तो ऑफिस ऑफ कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में, और या जहाँ पे प्रॉपर्टी विलेज में सिचुएटेड है वहाँ पे ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत में भी उसकी एक नोटिस अफिक्स्ड होती है। ठीक है। दूसरा, जो कोर्ट क्या और क्या डायरेक्ट कर सकता है, प्रोक्लेमेशन ऑफिशियल गैजेट में भी छपता है या लोकल न्यूज़पेपर में या दोनों में, और कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन वुड बी डीम टू बी कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। उसके बाद नोटिस में बेसिकली क्या लिखा रहता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। नोटिस में ये डिटेल्स स्पेसिफाइड होती हैं कि टाइम एंड प्लेस ऑफ सेल, property or part thereof to be sold, revenue if any assessed on the property, encumbrance to which such property is liable, amount to be recovered, and such other particulars which the court considers material for the purchaser to know in order to judge the nature and value of the property. ये सारी चीज़ें नोटिस पे मेंशन होती हैं और ये सफिशिएंटली बताना ज़रूरी होता है कोर्ट के लिए। याद रखिएगा, मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूँ, सर्विस ऑफ नोटिस ऑन जजमेंट डेप्टर इज अ फंडामेंटल स्टेप इन एग्जीक्यूशन, एंड अनलेस एंड अनटिल इट इज वेव्ड बाय द जजमेंट डेप्टर हिमसेल्फ, then the absence of sending notice to him would cause irremediable injury to the judgment debtor, and sale without notice would be a nullity. ठीक है। मैं बार बार इसे रिइटरेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे अगर किस चीज़ से आपने नहीं कंप्लाई किया तो प्रोसीजर बेकार हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब टाइम ऑफ सेल देख लीजिए। टाइम ऑफ सेल में लिखा है कि सेव इन द केस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द काइंड डिस्क्राइब्ड इन प्रोवाइजो टू रूल 43, नो सेल हेयर अंडर विदाउट द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द जजमेंट डेप्टर, मार्क दिस लाइन, विदाउट द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ जजमेंट डेप्टर shall take place until after the expiration of at least 15 days. तो मिनिमम 15 दिन तो देने ही देने होते हैं। ठीक है। अगर 15 दिन से लोअर जाना है तो किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, जजमेंट डेप्टर की। ठीक है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एटलीस्ट 7 days इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो मार्क द रिस्पेक्टिव पीरियड्स 15 days एंड 7 days। ठीक है। कब से कैलकुलेट होगा, इट वुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन अफिक्स्ड ऑन द कोर्ट हाउस ऑफ द जज ऑर्डरिंग द सेल। उसके बाद रूल 69 में आपको बताया गया है कि कोर्ट अगर चाहे तो अपने डिस्क्रेशन में सेल को एडजर्न कर सकता है, या ऑफिसर कंडक्टिंग द सेल इन हिज डिस्क्रेशन कैन आल्सो एडजर्न द सेल आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज रीजंस फॉर एडजर्नमेंट। लेकिन अगर सेल कोर्ट हाउस के अंदर ही हो रही है तो उस सिचुएशन में कोई भी एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। जहाँ कहीं भी सेल एडजर्न होती है फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 30 days तो प्रोक्लेमेशन, एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन फिर से देना होगा अनलेस द जजमेंट डेप्टर कंसेंट्स टू वेव इट। इसको मार्क कर लीजिएगा। रूल 71 बताता है कि एनी डिफिशियंसी ऑफ प्राइस विच में हैपन ऑन रीसेल बाय द रीजन ऑफ परचेजर डिफॉल्ट, मतलब जो बिड कर रहा था, जो परचेज कर रहा था प्रॉपर्टी, अगर वो डिफॉल्ट करता है या ढंग से पेमेंट नहीं कर पाता है जितना कि उसने एग्री किया था, तो सारे एक्सपेंसेस which are there for attending resale shall be certified to the court by the officer or other person holding the sale, and shall at the instance of either decree holder or the judgment debtor be recovered from defaulting purchaser. ठीक है। तो मतलब डिफॉल्टिंग परचेजर की वजह से अगर रीसेल करना पड़ गया प्रॉपर्टी को तो डिफॉल्टिंग परचेजर से एक्सपेंसेस लिए जाएंगे। ठीक है। पर किसके इंस्टेंस पे, एट द इंस्टेंस ऑफ डिक्री होल्डर और द जजमेंट डेप्टर। आपका जो रूल 72 है वो आपको सीधे बताता है कि नो होल्डर ऑफ अ डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच प्रॉपर्टी सोल्ड शैल विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द कोर्ट बिड फॉर और परचेज द प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये जनरल रूल है कि डिक्री होल्डर डज नॉट बिड और परचेजेस द प्रॉपर्टी अनलेस एंड अनटिल ही हैज़ द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जहाँ पे परमिशन है कोर्ट की वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आगे का सब रूल आपको बताता है। सब रूल 2 says where a decree holder purchases with such permission, the purchase money and the amount due on decree may, subject to provision of section 73, be set off against one another, and the court executing the decree shall enter up a satisfaction of the decree either whole or in part. अब देखिए, अब अगर डिक्री होल्डर मान लीजिए बिना परमिशन के किसी और को प्लांट कर देता है उस ऑक्शन में कि तुम मेरे बिहाफ पे कर लो, या बिना परमिशन के खुद ही
परचेस करने की कोशिश करता है उस प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट को अगर सही लगा, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट डेप्टर द कोर्ट मे सेट असाइड द सेल and all the expenses of resale shall be recovered from whom, from the decree holder. ठीक है, ये सब रूल 3 आपको बता देगा. 72A is specifically in context of mortgagee कि mortgagee बिना कोर्ट की परमिशन के कैन नॉट बिड एट सेल. ठीक है, वैसे ही देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन बिडिंग और परचेज बाय ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वो भी नहीं, ना बिड कर सकते हैं ना परचेज कर सकते हैं. बाय द वे आईपीसी में एक जगह पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है इस एक्ट के लिए. सो आईपीसी बैच के लिए सवाल है कि इस एक्ट के लिए पनिशमेंट कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, कौन से सेक्शन में. डू आंसर मी दैट. नाउ एज फार एज सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड, यू कैन रीड इट योरसेल्फ, देयर इज नो पॉइंट इन एलैबोरेटिंग अपॉन इट. कंसेप्ट अब आपका आएगा रूल 89 पे. ठीक है, जरा रूल 89 और रूल 90 को देखते हैं ऑफ ऑर्डर 21. ठीक है, रूल 89 इज अबाउट एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट. ये कहता है कि वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, एनी पर्सन क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड एट द टाइम ऑफ द सेल और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन और एक्टिंग फॉर और इन इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन may apply to have sales set aside on depositing in the court for payment to the purchaser a sum equal to 5% of the purchase money, and for payment to the decree holder the amount specified in the proclamation of sale as that for the recovery of which sale was ordered, less any amount which may since the date of proclamation of sale has been received by the decree holder. तो setting aside के order को लेने से पहले उसको पेमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ परचेजर 5% ऑफ परचेज मनी डिपॉजिट करना होगा कोर्ट में, और डिक्री होल्डर की पेमेंट के लिए क्या कहते हैं उतना सम डिपॉजिट करना होगा विच इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री. ठीक है, फिर सब रूल 2 सेज वेयर अ पर्सन अप्लाइज अंडर रूल 90 टू सेट असाइड द सेल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी ही शैल नॉट अनलेस ही विथड्रॉज हिज एप्लीकेशन बी एंटाइटल्ड टू मेक और प्रोसिक्यूट एन एप्लीकेशन अंडर दिस रूल. Nothing in this rule shall relieve the judgment debtor from any liability he may be under in respect of cost and interest not covered by the proclamation of sale. अब जब रूल 90 पढ़ लेते हैं फिर मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा. ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं. पहले रूल 90 कहता है एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड. Where an immovable property has been sold in execution of a decree, the decree holder or the purchaser or any other person entitled to share in ratable distribution of assets, ये ratable distribution of assets आपको मिल जाएगा सेक्शन 73 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में. ठीक है, देख लीजिएगा एक बार. आगे बढ़ते हैं. The provision further says or whose interests are affected by sale may apply to the court to set aside the sale on the ground of material irregularity or fraud in publishing or conducting it. ठीक है, तो आप पहले इस लाइन को मार्क करिए, whose interest are affected by sale. किस ग्राउंड पे सेल सेट असाइड हो सकती है, मटेरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट. ठीक है, अभी मार्क कर लीजिए फिर अभी डिस्कस करेंगे. सब रूल 2 कहता है नो सेल शैल बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट unless upon the facts proved court is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by the reason of such irregularity or fraud. Mark the word substantial injury. ठीक है, sub rule 3 says no application to set aside a sale under this rule shall be entertained upon any ground which the applicant could have taken before or on the date on which the proclamation of sale was drawn up. Explanation: mere absence of or defect in attachment of property sold shall not by itself be a ground for setting aside a sale under this rule. अब देखिए रूल 89 और रूल 90 दोनों में ये वर्ड्स ऑकर होते हैं, एनी पर्सन क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. ठीक है, एनी पर्सन क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. तो पहले ये जानते हैं कि रूल 89 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है. देखिए रूल 89 में जजमेंट डेप्टर हिमसेल्फ कैन अप्लाई, को शेयरर इन द प्रॉपर्टी कैन अप्लाई. अगर जो प्रॉपर्टी विच इज़ बीइंग सोल्ड is belonging to a joint Hindu family, then a member of joint Hindu family can apply, a receiver can apply, a creditor of the judgment debtor can apply, a beneficial owner can apply, a leasee can apply, a mortgagee can apply,
A person in possession of property can apply, and a benamidar or transferee as well can apply under section rule 89. अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, क्लेमिंग टू हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड, तो इंटरेस्ट जो शब्द है इट इज अ वर्ड ऑफ अ वेरी वाइड इम्पोर्ट and it is to be construed liberally so as to enable a party having a right to apply under this rule. तो लिबरल कंस्ट्रक्शन आपको करना है, इसका स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं करना है. अब जो इसका लिमिटेशन पीरियड है कि कितने टाइम के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए, तो इसका लिमिटेशन पीरियड आपको दिया होगा, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आर्टिकल 127 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963. ठीक है, और लिमिटेशन पीरियड दिया है ऑफ 60 डेज. एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड अ सेल मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल. 60 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन दी जा सकती है, उसके बाद नहीं, वरना लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर जाएगा. अच्छा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि इन द केस ऑफ मैनिफेस्ट इलीगैलिटी इन कंडक्टिंग द सेल, अगर कोर्ट ने खुद ही देख लिया देयर इज अ मैनिफेस्ट इलीगैलिटी इन कंडक्टिंग द सेल, the court may take the proceedings suo motu and set aside the sale even after the expiry of period of limitation. लेकिन ये रेयर सिचुएशन में कोर्ट कर सकता है, हमेशा नहीं करता है. अब देखिए, ऑर्डिनरली रूल 89 में अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती तो उसकी नोटिस दूसरी पार्टीज को जानी चाहिए. ठीक है, नोटिस बाकी की सारी पार्टीज को जानी चाहिए. लेकिन लेट अस सपोज नोटिस नहीं दी गई है, तो इस केस में एब्सेंस ऑफ फॉर्मल नोटिस वुड नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग. ठीक है, देखिए, मेनली ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग नोटिस अंडर दिस रूल इज टू गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड हियरिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. लेकिन एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल नोटिस व्हेन अ पार्टी इज अप्लाइड अंडर रूल 89 वुड नॉट रिजल्ट इन विशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए कि बोथ अंडर रूल 89 एंड रूल 90 यू कैन अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड सेल एक्सेप्ट ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स. रूल 89 के ग्राउंड्स डिफरेंट हैं, विच यू कैन प्राइमरली फोकस ऑन रूल 1, सब रूल 1 ऑफ रूल 89, जो कहता है कि आपको जो अमाउंट डिपॉजिट करना होगा वो होगा 5%, a sum equal to 5% of the purchase money for payment to purchaser or for the payment to decree holder, amount sufficient to satisfy the decree. ठीक है, ये दोनों आपको डिपॉजिट करना होगा. तो मान लीजिए कोर्ट refuses to set aside the sale, तो क्या ये अपीलेबल ऑर्डर है? द आंसर इज येस, इट इज़ एन अपीलेबल ऑर्डर. यू कैन refer to order 43 rule 1 clause J. It says an order under rule 72 or rule 92 of order 21 setting aside or refusing to set aside sale. वो rule 92 का रेफरेंस इसलिए दे रहा है क्योंकि rule 92 में ही चीज़ें कंफर्म होती हैं. रूल 92 आपको बताएगा कि व्हेन नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर रूल 89, रूल 90 और 91, और वेयर सच एप्लीकेशन इज मेड, मतलब एप्लीकेशन मेड की गई है रूल 89, 90 और 91 में, बट इट इज डिसअलाउड, देन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द सेल एंड देयर अपॉन सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट. तो कंफर्म इधर ही करता है. ठीक है, कंफर्म इधर ही करता है सेल को. कंफर्म वो रूल 90 में नहीं करेगा, वो 92 में करेगा. तभी ऑर्डर 43 के रूल 1 के क्लॉज जे में मेंशन रूल 92 का किया गया, बट इट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ रूल 89, 90 एंड 91. ठीक है, 91 तो सिंपल सी इतनी बात कर रहा है कि जजमेंट डेप्टर के पास कोई सेलेबल इंटरेस्ट नहीं है, कि मतलब उसके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो बेची जा सके. ठीक है, सेलेबल इंटरेस्ट नहीं है उसका बिल्कुल भी, किसी भी हाल में. तो याद रखिएगा, इट इज़ एन अपीलेबल ऑर्डर. ठीक है, रूल 89, रूल 90, 91, इस ये सारे जो मैटर्स जाएंगे कि कब सेल एब्सोल्यूट होगी या कब सेट असाइड होगी, ये 92 में बताया जाएगा. रूल 92 बताएगा कि व्हेन इट वुड बी मेड एब्सोल्यूट. मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दी टू सेट असाइड द सेल अंडर रूल 89, 90 और 91 एज द केस में भी, कोर्ट डिसएग्रीज विद यू. ठीक है, तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी. और मान लीजिए कि आपने उसके अंदर अप्लाई किया, यू सक्सीडेड, तो सेल सेट असाइड हो जाएगी. दोनों ही कंडीशन में इट वुड बी एन अपीलेबल ऑर्डर. ऑर्डर 43 के रूल 1 का क्लॉज जे क्या कहता है आपसे? वो आपसे एक्सप्रेसली कहता है कि एन ऑर्डर मेड अंडर रूल 72 और रूल 92 ऑफ ऑर्डर 21 सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, ये अपीलेबल ऑर्डर्स हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं रूल 90 पे. रूल 90 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? रूल 90 में डिक्री होल्डर अप्लाई कर सकता है, ऑक्शन परचेजर अप्लाई कर सकता है, एनी पर्सन एंटाइटल्ड
टू शेयर इन रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स वो अप्लाई कर सकता है, एंड एनी पर्सन वूज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड बाय सेल। ठीक है, तो ये तो काफ़ी वाइड क्लॉज है, इसमें बेनामीदार भी आ सकता है। ठीक है, इसमें बेनामीदार भी आ सकता है और रियल ओनर भी आ सकता है। जब जजमेंट डेप्टर कोई माइनर है तो उसका गार्डियन भी आ सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो न्यूमरस लोग आ सकते हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपको रूल 89 के कंटेक्स्ट में बताया था ना कि वो एक्सप्रेशन कितना वाइडली कंस्ट्रू है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको उसे लिबरली कंस्ट्रू करना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ग्राउंड्स डिफरेंट हैं रूल 90 में। रूल 90 में क्या ग्राउंड है कि मटेरियल इरेगुलरिटी या फ्रॉड हुआ है इन पब्लिशिंग एंड कंडक्टिंग द सेल एंड सब्सटैंशियल इंजरी हैज बीन कॉज्ड टू द एप्लीकेंट। तो मटेरियल इरेगुलरिटी क्या है, ये पहला पॉइंट उठेगा। देखिए, जो मटेरियल इरेगुलरिटी को रेफर किया जा रहा है, इट इज इरेगुलरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट और इट्स ऑफिसर्स in the procedure that has been followed before the property has been put up for sale। क्या क्या ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि omission to issue a notice under rule 22 of order 21, omission to publish sale proclamation under rule 66, omission to mention prior encumbrances in proclamation under rule 66, omission to state the revenue or rent payable on the land, omission to beat the drum or perform other customary mode of announcement, omission to give survey number of the property, omission to hold sale at the stated time and place, और सेल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, कि पहले कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर पास कर दिया कि ओके सेल हैज टू बी स्टेड और उसके बाद प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी। सो दिस इज अ मटेरियल इरेगुलरिटी। या प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस व्हिच यू कैन से आर the situations where you can say that a material irregularity has been committed. However, on the other hand, the things that I'm about to now mention would not be construed as material irregularities under rule 90, जैसे कि absence of or defect in attachment, omission to mention exact time of sale in sale proclamation, omission to record reasons for adjournment of sale, omission to specify share of judgment debtor in the property, omission to give notice to a receiver when he is not in possession of property, omission to send a copy of the decree and omission to send a copy of decree to the executing court, misdescription of the property in sale proclamation when the parties knew that the property is to be sold, omission to mention the value of property, omission to issue a fresh proclamation after the sale is adjourned, or any other ground which the applicant could have taken on or before the sale proclamation was drawn up। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं मानी जाती। दूसरा ग्राउंड है फ्रॉड। तो देखिए, फ्रॉड प्रूव करने का ओनस पहली बात किस पे होगा, ये उस पे होगा ऑन द पार्टी हु इज अलेजिंग फ्रॉड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ओनस इज ऑन हिम। दूसरा, फ्रॉड किसका, फ्रॉड हो सकता है डिक्री होल्डर का हो या एनी अदर पर्सन इन्वॉल्व। ठीक है, कि उन लोगों ने आपस में कोल्यूजन करके या फ्रॉड करने के लिए, जजमेंट डेप्टर पर फ्रॉड कमिट करने के लिए उन्होंने ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से सेल करवाई है या बहुत ही कम दाम में अंडर वैल्यू करके इसे सेल किया है जिससे कि जजमेंट डेप्टर को नुकसान हो। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक केस है सतीश चंद्र वर्सेस कुमार सतीश कांथा। इसको आपको क्या कहते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनने की ज़रूरत है। इसको सुन लीजिए, प्राइवेट काउंसिल ने इसमें क्या बोला था। Privy Council, speaking through Lord Atkinson, said that charges of fraud and collusion must no doubt be proved by those who make them, proved by established facts or inferences legitimately drawn from those facts taken together as a whole. Suspicions and surmises and conjectures are not permissible substitutes for those facts or those inferences, but that by no means requires that every puzzling article or contrivance resorted to by one accused of fraud must necessarily be completely unravelled and cleared up and made plain before a verdict can be properly founded against him. If this were not so, many a clever and dexterous knave would escape. प्राइवेट काउंसिल कह रही है कि जब आपको फ्रॉड प्रूव करना होता है ना ऐसी सिचुएशन में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक सिंगल फैक्ट प्रूव करें विथ स्टर्लिंग एविडेंस। कभी कभी इन्फेरेंस भी अराइज हो सकता है जहाँ पे कोर्ट खुद ही सजेस्ट कर ले कि हाँ यार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है,
ऐसी सिचुएशन कोर्ट के सामने भी कभी कभी अराइज कर सकती हैं, दैट द कोर्ट कैन इवन मेक एन इन्फेरेंसेस ऑफ फ्रॉड फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट व्हेन दे आर रेड टुगेदर एज अ होल। और ऐसे सिचुएशन में जो डिक्री होल्डर की साइड से या जिसके फेवर में सेल हुई थी वो अक्सर ये ग्राउंड लेते हैं कि फ्रॉड के तो सारे एलिमेंट्स प्रूव नहीं हुए, हर एक छोटा फैक्ट प्रूव नहीं हुआ है, तो जो कोर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि इसमें आपको हर छोटे से छोटा ग्राउंड प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑन अ वोल कोर्ट को लगता है द फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड, देन द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेट असाइड द सेल। ठीक है, तो फ्रॉड के कंटेक्स्ट में ये बात थी। तो फ्रॉड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरी वाइड कॉनोटेशन। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी होते हैं। और यहाँ पे जो फ्रॉड जिस तरीके से यूज़ हुआ है, इट इज़ मोस्टली इन द कंटेक्स्ट ऑफ समथिंग विच इज़ डिसऑनेस्ट और मॉरली रॉन्ग। ठीक है, और फ्रॉड किस चीज़ से कंसर्न होना चाहिए? फ्रॉड मस्ट बी इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग द सेल। सेल के पब्लिश होने में या सेल को कंडक्ट होने में कोई फ्रॉड होना चाहिए। इन्हीं दोनों चीज़ों में फ्रॉड होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रूल 90। ठीक है, अब आप जानते हैं ये जो मटेरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड है, ये बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। इसके साथ साथ एक और चीज़ होनी चाहिए, क्या? सब्सटेंशियल इंजरी, है ना? सब्सटेंशियल इंजरी भी होनी चाहिए। तो एप्लीकेंट को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसने सब्सटेंशियल इंजरी सफ़र की है बाय द रीजन ऑफ सच इरेगुलरिटी और फ्रॉड। मियर लॉस इज नॉट इनफ, इट शुड बी अ सब्सटेंशियल लॉस। ठीक है, mere inadequacy of the price is not a good ground to set aside a sale। मान लीजिए अगर जजमेंट डेप्टर मान लीजिए कहे कि देखिए मेरी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है मार्केट वैल्यू में, पर जो पार्टीज हैं इन्होंने फ्रॉड करके मेरी प्रॉपर्टी को 4.5 करोड़ में खरीदा, या 4 करोड़ 85 लाख में खरीदा, 85 लाख, 4 करोड़ से 85 लाख उसमें खरीदा। सो उसको कोर्ट बड़ा सब्सटेंशियल नहीं मानेगा। लेकिन मान लीजिए प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की और फ्रॉड करने के बाद उसको 2.5 करोड़ में खरीदा गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे सब्सटेंशियल लॉस है। ठीक है, इसकी वजह से जजमेंट डेप्टर हैज सफर्ड अ सब्सटेंशियल लॉस, यहाँ पे सेल सेट असाइड हो जाएगी। सो याद रखिएगा, मटेरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग द सेल मस्ट बी कपल्ड विद सब्सटेंशियल इंजरी। ठीक है, सब्सटेंशियल इंजरी होनी चाहिए। minor loss या mere loss is not enough, it should be a substantial loss or a substantial injury। ठीक है, याद रखिएगा, inadequacy of price is by itself is no proof of substantial injury, but it is merely one of the relevant factors। अब देख, जैसे मैंने आपको बताया कि 50% से भी नीचे चला गया, जैसे इलस्ट्रेशन में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से भी नीचे पे खरीदी जा रही है, यहाँ पे सब्सटेंशियल लॉस है। लेकिन ये कहना कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ में खरीद ली गई, तो हालांकि देखा जाए तो 50 लाख का नुकसान है, बट इट इज़ नॉट अ सब्सटेंशियल इंजरी इन दिस एस्पेक्ट। ठीक है, तो रिलेटिव टर्म है और पार्टी टू पार्टी डिपेंड करता है कि सब्सटेंशियल लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। कि भाई यहाँ पे 50 लाख का जो अमाउंट है सब्सटेंशियल लॉस में नहीं जाएगा, लेकिन वही अगर पार्टी कोई मिडिल इनकम ग्रुप की है या LIG ग्रुप की है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो वहाँ पे सब्सटेंशियल लॉस हो सकता है। बट ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉपर्टी का अमाउंट भी कम होगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और वो 50 लाख या 40 लाख में खरीदी जा रही है, तो उसका नुकसान कितने का हो रहा है? 60 लाख का, 60 लाख का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाएगा और यहाँ पे सब्सटेंशियल इंजरी की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ठीक है, हावेवर सब्सटेंशियल इंजरी के पर्पस के लिए सिर्फ मनी ही नहीं देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, कभी कभी किसी प्रॉपर्टी की काफ़ी क्या कहते हैं नॉस्टैल्जिक या कल्चरल या हेरिटेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है मॉनेटरी लॉस ना हो, लेकिन वहाँ पे भी सब्सटेंशियल लॉस हो सकता है अगर कोर्ट ने ये पा लिया कि इस प्रॉपर्टी की सेल अगर सेटिसाइड नहीं की गई तो जजमेंट डेप्टर को सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा ऑन मैटर्स अदर देन पेक्यूनरी लॉस। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि mere inadequacy of price by itself is not a proof of substantial injury, it is one of the relevant factors। ठीक है, इतनी सी लाइन याद रखिएगा सब्सटेंशियल इंजरी के लिए। नाउ यू कैन रीड एवरीथिंग एल्स योरसेल्फ, क्योंकि आपका कंसेप्चुअल पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द डिक्री होल्डर और परचेजर। ठीक है, रूल 97 पे जरा आ जाइए। रूल 97 कहता है कि वेयर द होल्डर ऑफ अ डिक्री फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और परचेजर ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री
is resisted or obstructed by any person in obtaining possession of the property, he may make an application to the court complaining of such resistance or obstruction. मान लीजिए आप डिक्री होल्डर हैं, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रांट हुई है, पर वहाँ पे आपको जाने नहीं दिया जा रहा, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है आपकी पोजेशन, ठीक है? तो रूल 97 में चीज़ें होंगी. रूल 97 में फिर सब रूल 2 उसका बोलता है, वेयर द एप्लीकेशन इज मेड इन सब रूल 1, कोर्ट शैल प्रोसीड टू एडजुडिकेट अपॉन द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड. अब इसको लेके सवाल आ जाता है बेयर एक्ट लेवल पे कि जब रेजिस्टेंस होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द डिक्री होल्डर और परचेजर, तो उसको लेके प्रोविजंस कहाँ पे हैं? तो रूल 97 की ही बात हो रही है. रूल 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 etc. ठीक है? So rule 98 says, upon the determination of the questions referred to in rule 101, the court shall, in accordance with such determination and subject to the provision of subrule 2, make an order allowing the application and direct the applicant to be put in the possession of the property or dismissing the application, or pass such other orders as the circumstances of the case it may deem fit. Whereupon such determination the court is satisfied that the resistance or obstruction was occasioned without any just cause by the judgment debtor or by some other person at his instigation or on his behalf, or by any transferee where such transfer was made during pendency of the suit or execution proceeding, it shall direct the applicant to be put into the possession of property, and where the applicant is still resisted or obstructed in obtaining possession, the court may also, at the instance of the applicant, order the judgment debtor or any person acting at his instigation on his behalf to be detained in civil prison for a term which may extend to 30 days. So mark this period. मतलब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ने अगर एप्लीकेशन ग्रांट कर दी तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट द कोर्ट शैल डू, कोर्ट सीधे कहेगा कि ओके इनको पोजीशन में डाल दीजिए. ऐसे में पुलिस एड भी दे सकता है. कोर्ट अक्सर पुलिस एड भी देता है कि पुलिस और अपने ऑफिसर्स और बेली फेलिफ को भिजवा देता है पुलिस के साथ कि जाइए इनको पोजीशन दिलवा के लाइए और जो भी ऑब्स्ट्रक्ट करा इनकी पोजीशन उसको आउस्ट कर दीजिए. और ऐसे केस में जो लोग डिक्री होल्डर की पोजीशन से इंटरफेयर करते हैं या परचेजर की पोजीशन से इंटरफेयर करते हैं तो क्या हो सकता है, कोर्ट उन लोगों को सिविल प्रिजन में भी डाल सकता है 30 दिन के लिए. ठीक है? अब रूल 99 आपको छोटी सी बात ये बताएगा कि व्हेन एनी पर्सन अदर देन द जजमेंट डेब्टर इज डिस्पोजेस्ड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द डिक्री होल्डर और द ऑक्शन परचेजर एज द केस मे बी, देन ही मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट कंप्लेनिंग ऑफ सच डिस्पोजेशन. इसमें आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि दिस पर्सन शुड नॉट बी अ जजमेंट डेब्टर. ये जजमेंट डेब्टर नहीं हो सकता, इट शुड बी समवन अदर देन हिम. ठीक है? अब रूल 100 पे आ जाते हैं. रूल 100 कहता है कि अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चंस रेफर टू इन रूल 101 द कोर्ट शैल इन अकॉर्डेंस विद सच डिटर्मिनेशन मेक एन ऑर्डर allowing the application and direct such applicant to be put into the possession of property or dismiss the application or pass such order as the case may be. 101 में क्या क्वेश्चन डिटरमाइन हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन दो जगह ऑकर हुआ है. रूल 98 में भी ऑकर हुआ और सेक्शन 100 में भी ऑकर हुआ. सो 101 में ये क्वेश्चन डिटरमाइन करते हैं. ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. ये आपको एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम से काफ़ी मिलता जुलता लग रहा होगा. ठीक है? arising between the parties to a proceeding on an application under Rule 97 or Rule 99 or their representatives and relevant to the adjudication of the application shall be determined by the court dealing with the application, not by a separate suit. यहाँ पे भी separate suit नहीं हो सकता, mark it. And for this purpose the court shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, be deemed to have jurisdiction to decide such questions. तो 101 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है. सेपरेट सूट आप इस चीज़ के लिए नहीं ला सकते. तो कौन डिटरमाइन करेगा ये सवाल? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. ठीक है? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये सारे सवाल डिटरमाइन करेगा. अब ध्यान रखिएगा, इसमें भी लाइक इन केस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स यहाँ पे समरी डिटर्मिनेशन नहीं होगा. यहाँ पे मैटर हैज़ टू बी डिटरमाइंड फाइनली. समरी डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम नहीं होगा. यहाँ पे भी लिख लीजिए, द मैटर हैज़ टू बी डिटरमाइंड फाइनली. ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात का. So it means that the court shall hold a full-fledged inquiry and determine all the questions, including the questions relating to right, title or interest in the property arising between the parties to the proceeding or their representative. Full-fledged inquiry होगी, एकदम proper, summary way में कुछ नहीं determine होगा. ठीक है? क्योंकि separate suit को बाहर किया जा रहा है. इसका मतलब है ये जो प्रोसीडिंग होंगी समरी मैनर में नहीं हो सकती. यहाँ पे फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी होगी और फाइनली डिटरमाइन होगा प्रॉपरली. ठीक है? फिर हम लोग
रूल 102 पे आ जाते हैं. रूल 102 says that nothing in rules 98 and 100 shall apply to resistance or obstruction in execution of a decree for possession of immovable property by a person to whom the judgment debtor has transferred the property after institution of the suit in which the decree was passed or to the disposition made by such person. अब यहाँ पे transfer includes a transfer by operation of law. So that is not such an important provision. बस इसको लेके awareness रखनी है आपको. अवेयरनेस आपको बस इतनी रखनी है कि रूल 98 और 100 ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट पे नहीं अप्लाई करते. ठीक. रूल 98 एंड 100 डू नॉट अप्लाई ऑन ट्रांसफरी पेंडेंटे लाइट. अब now this is also very important, rule 103, where the application has been adjudicated upon under the rule 98 or rule 100, the order made thereon shall have the same force and be subject to same conditions as the appeal or otherwise as it were decree. तो ये भी deemed, इसके अंदर भी order भी deemed decrees हैं. ठीक है. तो ये भी deemed decrees हैं. आपको order 21 में बहुत सारे deemed decrees मिले होंगे. order 21 rule 58 पे गार्निशी order के केस में अब आपको इधर मिल रहे हैं, है ना. तो डीम डिक्रीज बहुत सारी हैं यहाँ पे. याद रखिएगा, डीम डिक्रीज आर नॉट जस्ट रिजेक्शन ऑफ द प्लेन और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस अंडर रेस्टिट्यूशन. सीपीसी में थ्रू आउट डीम डिक्रीज भरी पड़ी हैं, ये भी है उनमें से एक. ठीक है. बाकी रेस्ट इन द सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 21 आप सब कुछ पढ़ ही सकते हैं खुद से. उसमें बेयर एक्ट का ही रिप्रोडक्शन है, तो उसमें कुछ इलेबोरेटिव कंसेप्ट भी नहीं है. इनफैक्ट आपने ऑर्डर 21 में ज़्यादातर देखा होगा कि कंसेप्ट कम जगह पे हैं. मोस्टली इनैक्टमेंट और बेयर एक्ट का जो भी प्रोविज़न है उसको आपको समझने भर की दे दी है. ठीक है. एक बार बेयर अवेयरनेस और बेयर रीडिंग की ज़रूरत होती है. दैट इज़ ऑल सफिशिएंट फॉर ऑर्डर 21 एंड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इन जनरल. कभी कभी जगह पे कंसेप्ट आ जाता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, और जब जा सकता है तो किन कंडीशंस पे जा सकता है, एसेट्रा एसेट्रा. साथ में तब कंसेप्ट आ जाता है जैसे मटीरियल इरेगुलरिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा. तो वहाँ पे मैंने एलैबोरेट कर दिया है. गार्निशी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं वहाँ पे एलैबोरेट कर दिया. तो उनके अलावा आपको कहीं पे भी इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट में फंसने वाली सिचुएशन नहीं अराइज करेगी. आपको प्रॉपरली क्या समझना है कि कौन सा प्रोविज़न कहाँ पे है. देखिए, एग्जीक्यूशन इज़ द लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप होता है. तो एग्जीक्यूशन को समझने के लिए आपको बस एक बेसिक और बेयर अवेयरनेस चाहिए इन रूल्स की. ठीक है. इन रूल्स को बेसिकली समझिए, एक बार रीडिंग कर लिए. रीडिंग में ये ध्यान रखिए कि क्या चीज़ कहाँ पे है. ठीक है. आपको रटना नहीं है ये रूल इधर है, ये वो रूल इधर है. याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं हो पा रहा है देन डोंट फ्रेट अपॉन इट. ठीक है. जैसे सेल को लेके प्रोविज़न कहाँ है ना. सेल को लेके प्रोविज़न कहाँ है, तो इन द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड बी अवेयर कि रूल 64 से लेके आप रूल 96 तक अगर चली जाएं तो आपको सारी सिचुएशन मिल जाएगी. ठीक है. सेल को लेके, सेल जनरली को लेके मिल जाएगी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके मिल जाएगी, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके मिल जाएगी. ठीक है. तो ये सारा आपको पूरा उधर मिल जाएगा. फिर कैसे सेल सेटिसाइड होगा वो भी उधर ही मिल जाएगा. फिर अगर मान लीजिए somebody is resisting the delivery of possession to the decree holder or the purchaser, तो ऐसी सिचुएशन में रूल 97 से रूल 106 तक आपके प्रोविज़न है. ठीक है. वैसे रूल 105 और 106 हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो काफ़ी कुछ जनरल नेचर के हैं. हाँ, बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो रूल 97 है, 98 एसेट्रा, और रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द डिक्री होल्डर और परचेजर है, यू शुड रीड इट विद सेक्शन 74. ठीक है. ये जो रूल्स हैं यू शुड रीड इट विद सेक्शन 74. ठीक है. तो इतना ही काफ़ी है. आपका एग्जीक्यूशन हो गया पूरा. एग्जीक्यूशन के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर 21 आपका पूरा हो गया. सो नथिंग फर्दर रिमेन्स टू बी डन. आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम लोग छोटे से पॉइंट्स कुछ हैं इनहेरेंट पावर के और रेस्टिट्यूशन के, वो डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका सीपीसी ख़त्म. ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई वुड सी यू टुमारो.